इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट वी स्टडी। हम पढ़ तो रहे हैं, हमारा सिलेबस काफी ह्यूज है, वास्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी वेटेज है सॉइल मैकेनिक्स का, बट हम पढ़ने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है या फील्ड पर उसके क्या महत्व है उसको हम नहीं देख पाते। तो आज मैं उसी को लेकर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और विथ रेफरेंस टू आई एस कोड, तो हमारे लिए आई एस कोड इज लाइक लक्ष्मण रेखा एज वेल एज ब्रह्मास्त्र कह लें या रामबाण कह लें। लक्ष्मण रेखा इसलिए क्योंकि हम उसके बाहर नहीं जा सकते, या वो एक बाउंड्री है जिसमें हमें काम करना है। और रामबाण या ब्रह्मास्त्र मतलब हम कहीं भी फंसते हैं तो हम सबसे पहले आईएएस कोड को ही रेफर करते हैं कि वो क्या कहता है। बट इसके पहले मैं एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा। हम आईएएस कोड से बंधे हुए तो हैं, लेकिन आईएएस कोड बनने में बहुत टाइम लगता है। किसी भी स्टडी के बाद आईएएस कोड बनने में बहुत टाइम लगता है। जब एन नंबर ऑफ रिसर्च हो जाती है, जब सारे साइंटिस्ट पर बैठते हैं, तब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जाकर कोई कोड पब्लिश करता है। बट कभी कभी हमने देखा है कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन में या कंसल्टेंसी के टाइम कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि आईएएस कोड में भी नहीं होती है। जैसा कि अब नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, नई टेक्निक्स आ गई, उनके ऊपर आईएएस कोड अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हम जो नए रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी में रिसर्च पेपर आ रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा उनका भी रेफरेंस हम ले सकते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स हम क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक लाइन हमें बहुत अच्छे से डिफाइन करती है कि यू पे फॉर सॉइल इन्वेस्टिगेशन वेदर यू कैरी आउट इट और नॉट। आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, आपको उसका खर्चा या खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इनफैक्ट यू इवेंचुअली पे मोर विदाउट अ सॉइल इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, एक रिसेंट एग्जांपल भोपाल का ही मैं देना चाहूंगा। अराउंड 7-8 मंथ बैक भोपाल में ग्रेड सेपरेटर बना एरिया में। उस पर बनने के बाद ट्रैफिक भी चालू हो गया, एंड ट्रैफिक चालू होने के बाद ये देखा गया कि जो पैनल्स थे वो बाहर आ गए और जो सॉइल थी वो बाहर आने लगी, मतलब सेटलमेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो सॉइल, जो फिलिंग सॉइल थी, उसकी आपने प्रॉपर्टी सही से टेस्ट ही नहीं की। उसका मॉइस्चर कंटेंट, उसका ओएमसी एमडीटी क्या था वो आपने देखा ही नहीं, और आपने फिल करके पेवमेंट डाला और ट्रैफिक चालू हो गया। तो सॉइल टेस्टिंग पर आपको पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है। शुरू में कर देंगे तो कम होगा, बाद में करेंगे तो स्ट्रक्चर का लॉस भी है और इन्वेस्टिगेशन में पैसा तो जाएगा ही जाएगा। सॉइल की जब भी हम बात करते हैं तो हम एक इंसान को जरूर याद करते हैं, वो है सर कार्ल कर्जागी। इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने भी कुछ सॉइल से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें कही थी कि अनफॉर्चुनेटली सॉइल आर मेड बाय नेचर। सॉइल को हम नहीं बना रहे हैं, सॉइल पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नेचर आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। तो जो भी नेचर बनाता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना आसान नहीं है। इसीलिए हम डिटेल में सॉइल इन्वेस्टिगेशन हमेशा करते हैं। एंड सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज यूनिक फॉर ईच सॉइल साइट, मतलब किसी साइट पर सॉइल का कुछ कॉम्पोजिशन होगा। आप से फॉर एग्जांपल 20 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर बाद कुछ और कॉम्पोजिशन होगा, तो हर साइट के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर बात करें कि इन्वेस्टिगेशन हम करते क्यों हैं, तो मेन पर्पस सॉइल इन्वेस्टिगेशन का यही है कि हम जो फाउंडेशन उस पर रेस्ट करने वाले हैं, क्या वो दो चीजों के अगेंस्ट सेफ है। वो मेन दो चीजें हैं, शियर और सेटलमेंट। लिक्विफैक्शन भी है, बट लिक्विफैक्शन मेनली डील्स विद डायनामिक लोडिंग, और जहां पर पानी है, सॉइल लूज हो जाती है, वहां पर लिक्विफैक्शन, तो लिक्विफैक्शन डायनामिक्स में आ जाता है। बट अगर सिंपल दो बात करें तो एक शियर है, एक सेटलमेंट है। शेयर में फेल ना हो और सेटलमेंट में फेल ना हो, अगर इन दोनों पे हम इसको सेव कर देते तो हमारा फाउंडेशन सेफ है। और पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने का जो एम है वही यही है कि हम फाउंडेशन को प्रॉपरली किसी भी सॉइल पर रख पाए। अब जो जियोटेक्निकल प्रोजेक्ट है या इन्वेस्टिगेशन है वो इस सीक्वेंस में चलता है। अच्छा, सॉइल की जो इन्वेस्टिगेशन है या टेस्टिंग है, या जो पूरा काम है वो एक साइकिल है। आप साइट पर गए, आपने साइट से डेटा लिया, सैंपल लिए, आप लैब में आए, फील्ड पे भी टेस्ट की, लैब में भी टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद आपने उनको कलेक्ट किया, उससे रिजल्ट निकाला, उससे डिजाइन की, अगेन यू हैव केम बैक टू साइट। मतलब एक साइकिल है, साइट से लेकर वापस साइट पर आने की।
तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, साइट रिसर्च मतलब सिर्फ हम साइट देख रहे हैं क्या, फील्ड रिकॉग्नाइजेंस इज जैसा हम कहते हैं सर्वेइंग में कि नॉर्मल एक विजिबल विजुअल जो टेस्टिंग होती है या देखने से हमें पता चलता है कि भाई ये इस तरह की सॉइल है, इस तरह की सॉइल है, वो प्रिलिमिनरी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके बाद है फील्ड एक्सप्लोरेशन, यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है कि फील्ड को कैसे एक्सप्लोरेट करें, उसको कैसे पता करें। तो फील्ड एक्सप्लोरेशन में आपने टेस्ट के लिए सैंपल लिए, टेस्ट सैंपल लेने के अलग अलग तरीके हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जियोटेक्निकल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करने के बाद उसका एनालिसिस करना और फिर रिपोर्ट बनाना। तो एक्सप्लोरेशन से लेकर रिपोर्ट, ये चार जो पॉइंट है यही मेन काम किसी भी जियोटेक्निकल इंजीनियर को करने पड़ते हैं, और इन्हीं के बेसिस पर आगे की जो प्रोसेस है वो होती है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें करना क्या होता है, कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ टेस्ट बोर। सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट बोर, हमें सब पता है कि भाई हम सैंपल लाएंगे, उस पर हम लैब में टेस्ट करेंगे, और ग्रेन साइज है या लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट है, ओएमसी निकालना है, जो भी करना है हमें पता है कि ये टेस्ट करना है। बट ये नहीं पता भाई कहाँ से लानी है, कितनी लानी है, ये सब हमें नहीं पता। तो इसके बारे में सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है कि हमें नंबर ऑफ टेस्ट स्कोर कितने करने हैं। कोई पर्टिकुलर साइट है, उसमें एक करना है, दो करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इसके बारे में देखेंगे। तो नंबर ऑफ टेस्ट बोर, डेप्थ ऑफ टेस्ट बोर क्या है कि हमें करना है या कितनी डेप्थ तक जाकर हम सॉइल को निकालना है या एक्सप्लोरेट करना है। इसके बाद फील्ड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी टेस्ट एंड कोरिलेशन ऑफ फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सेफ गियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट हमारा गोल जो है वो है सेफ गियरिंग कैपेसिटी निकालना, एसबीसी ऑफ सॉइल निकालना, ये हम सब जानते हैं। तो एसबीसी ऑफ सॉइल इन ही चीजों से, इन चीजों मतलब फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फील्ड के टेस्ट भी बहुत जरूरी है और लैब के टेस्ट तो जरूरी होते ही हैं। अब जब ये दोनों टेस्ट हमने कर लिए, फिर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनको हम कोरिलेट करते हैं, एंड देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज और एसबीसी कैलकुलेशन जिनमें इन दोनों टेस्ट की वैल्यूज जो है हम यूज करते हैं। अब बात वही आ गई कि हाउ मेनी बोर्ड्स एंड हाउ डीप, ये हम सिलेबस में नहीं पढ़ पाते कि कितना बोर करना है और कितने डीप जाना है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतने नंबर ऑफ बोर होल करने हैं या इतने डेप्थ पर जाना है। लेकिन जो पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बेसिस पर कुछ कुछ गाइडलाइंस बनी, और आईएएस कोड ने भी बताया है कि किस तरीके से आपको टेस्ट बोर सिलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ पर करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, कन्वेंशनल विजडम बताती है कि नंबर ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाएंगी अगर सॉइल वेरिएबल है, सॉइल अगर वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बोर्ड्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अगर लोड इंक्रीज कर रहा है, लोड इंक्रीज मतलब अगर आपका स्ट्रक्चर का लोड इंक्रीज कर रहा है या हैवी स्ट्रक्चर है, तो आपको नंबर ऑफ बोर्ड ऑब्वियसली बढ़ाने पड़ेंगे। और मोर क्रिटिकल एंड सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, हैवी स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके इसमें भी आपको नंबर ऑफ बोर्ड ज्यादा रखने चाहिए। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कितने रखने हैं, सिर्फ ज्यादा और कम की बात हो रही है। अब एक थंब रूल बना दिया गया कि अगर सॉफ्ट सॉइल है तो स्पेसिंग आपकी जो बोर होल की है वो 100 फीट से 200 फीट रह सकती है। In case of soft soil, the spacing of the boring can be from 100 feet to 200 feet, और अगर soil थोड़ा सा hard है तो it may increase up to 500 feet। तो ये एक थंब रूल बनाया और पुराने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड ये कुछ बातें बताई। अब आईएस कोड हमें क्या बताता है, आईएस 1892 क्लॉज 2.3.1 हमें ये बताता है कि अगर कॉम्पैक्ट बिल्डिंग साइट है, अब इसका कॉम्पैक्ट का साइज हमारे लिए तो काफी बड़ा है, बट आईएस कोड के हिसाब से कॉम्पैक्ट एरिया है, इट इज 0.4 हेक्टेयर। 0.4 हेक्टेयर मतलब 4000 मीटर स्क्वायर। तो अगर 4000 मीटर स्क्वायर का आपका एरिया है, तो आपको उस एरिया के चारों कॉर्नर्स पे प्लस सेंटर पे एक टेस्ट बोर करना जरूरी है। केस ऑफ जब प्लान एरिया आपका 4000 मीटर स्क्वायर या उससे बड़ा है। अगर उससे छोटा है तो आईएस कोड कहता है कि अगर 4000 मीटर स्क्वायर से कम है तो फिर आप सिर्फ सेंटर पर एक बोर होल कर लीजिए और टेस्ट कर लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। ये आईएस कोड कहता है। बट जैसा कि पहले बोला, ये सॉइल एक नेचर प्रोडक्ट है, हिट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है।
इसलिए हम इसको कभी क्लास कर देते हैं इस आईएएस की लॉस को, और क्या करते हैं ये थोड़े से कंजर्वेटिव साइड में रहते हुए ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ टेस्ट करने में क्यों करना है, क्योंकि इट इंक्लूड्स ह्यूज मनी। किसी भी टेस्ट को करने के लिए पैसा बहुत लगता है, और अभी तक हमारा जो माइंडसेट है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम स्ट्रक्चर बनाने में तो पैसा खर्च कर देते हैं, बट सॉइल इन्वेस्टिगेशन करने में पैसा खर्च नहीं करते। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर सेफ है, भले ही आप डिजाइन कितना भी अच्छा कर लें, बट हो सकता है वो सेटल हो जाए, कोलैप्स हो जाए। तो सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, उसमें पैसा लगाना बहुत जरूरी है। अब आईएएस कोड ने तो हमें बताया, लेकिन क्योंकि इट इज हेटेरोजेनियस, अलग अलग वेरी करती है सॉइल, इसीलिए कुछ रेफरेंस बुक हमें बताती है कि अगर प्लान एरिया 3000 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आप सेम मतलब कॉर्नर्स पे 4 टेस्ट बोर करेंगे या ट्रायल पिट बनाएंगे, और सेंटर पर एक बनाएंगे। एंड इफ इट इज स्क्वायर इन शेप, रेक्टेंगल शेप है तो वो ऊपर वाला है, एंड इफ इट इज इन स्क्वायर इन शेप तो फिर आप 3 बोरहोल कर सकते हैं। 3 बोरहोल मतलब 2 ऊपर के कॉर्नर्स पे और नीचे एक, या रिवर्स भी हो सकता है, एक ऊपर 2 नीचे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सम रेफरेंस बुक। अब जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमी इसमें ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, तो कुछ ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स हैं, जैसे हम बंगलोज बना रहे हैं या 2-3 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो हम अ, जो टेस्ट है वो क्रॉस डायरेक्शन में जाकर या डायगोनल डायरेक्शन में जाकर 2 टेस्ट कर सकते हैं। और अगर वेरी कर रहा है स्ट्रेटा तो फिर टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट हम बढ़ा सकते हैं। ये एक सिंपल जो कि नॉर्मली फॉलो की जाती है, ये नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल स्ट्रक्चर के। इसके बाद अगर हमारी जो साइट है, अगर हमारी साइट जो है, इफ इट इज अगर हमारी साइट जो है वो बड़ी है, अब बड़ी में हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, और प्रॉपर प्लान नहीं बना हुआ है अभी। अगर प्लान बन गया है, देखिए 2 केसेस हैं, एक आपके पास प्लान बना हुआ है, तो प्लान बना हुआ है तो हमें क्या पता है कि ये स्ट्रक्चर हैवी है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा हैवी नहीं है। तो जिस भी स्ट्रक्चर के नीचे की जो सॉइल है, क्योंकि प्लान हमारा बन गया है, उसके नीचे हमें नंबर ऑफ टेस्ट या टेस्ट की है। जो स्ट्रक्चर लाइट वेट है या इंपॉर्टेंट नहीं, उन पे नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बट अगर प्लान हमारा इरेगुलर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, ग्रिड्स बनाते हैं। ग्रिड्स बनाकर फिर इस पैटर्न पे हम बोरहोल करते हैं। ये आपको जैसे दिख रहे होंगे, ये बोरहोल दिख रहे हैं। पहले हमने क्या किया, ग्रिड बनाया और ग्रिड पर ये बोरहोल किए। ये कब किए हैं, जब हमें लेआउट नहीं पता है। अगर लेआउट पता है तो फिर हम जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, उनके नीचे ही करेंगे। तो ये इरेगुलर के लिए हम ग्रिड बना के करते हैं, और रेगुलर अगर एरिया है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, तो आपने अभी पीछे के स्लाइड्स में देखा। ठीक है। अब ये अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे कि यहाँ पर करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, कितने करना चाहिए इस पर बात नहीं की थी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर आप होंगे, राइट साइड में लिखा हुआ है कि इतना मिनिमम टेस्ट स्कोर आपको करना चाहिए या जरूरी है। लाइट वेट यूटिलिटी स्ट्रक्चर लाइक पार्किंग शेड, वॉचमैन कहते हैं, तो एक कर लेंगे तो भी चलेगा, ये कंजर्वेटिव साइड है, हमें नहीं भी करते हैं तो भी चलता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडिविजुअल बंगलो 3 to 4 स्टोरीज हैं तो कम से कम 2 टेस्ट स्कोर हमें करने चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं तो फिर हमें 5 टेस्ट स्कोर करने चाहिए, क्योंकि हैवी स्ट्रक्चर हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्लान के लिए डिपेंड ऑन वही जो हमने अभी ग्रिड वाली चीज देखी वो है। एंड इन केस ऑफ एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर, जो वाटर टैंक्स हम बनाते हैं, वो उस केस में हमें एक बोर करना है। और ब्रिजेस की अगर बात करें तो एक अबेटमेंट की लोकेशन पर और एक पियर की लोकेशन पर हमें करना जरूरी है। अब नंबर ऑफ बोर्ड्स की बात हो गई, अब बात कर रहे हैं टेस्ट। अब डेप्थ ऑफ टेस्ट बोर क्या है, कितनी डेप्थ पर करना है। तो भाई कहा तो ये गया, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सुनने में, कि डेप्थ ऑफ टेस्ट बोर वो होनी चाहिए जहाँ
यहाँ लोड जो स्ट्रक्चर के कारण आने वाली वर्टिकल स्ट्रेसेस हैं वो सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बराबर। अब हमने इफेक्टिव स्ट्रेस भी पढ़ा है, हमने स्ट्रक्चर की वर्टिकल स्ट्रेसेस भी पढ़ी है, लेकिन ये कहाँ बराबर होगी इनको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो कहा गया है कि अगर जहाँ पर ये दोनों स्ट्रेसेस बराबर होंगी वहां तक आपको टेस्ट फिट खोलना है या फिर उतनी डेप्थ टेस्ट होती रखनी है। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है करना, तो हम करते हैं क्या, नॉर्मली शुड बी 1.5 टाइम्स विड्थ ऑफ फुटिंग बिलो द फाउंडेशन लेवल। जो भी फाउंडेशन लेवल आपका है उससे 1.5 टाइम, 1.5 गुना विड्थ ऑफ फुटिंग के बराबर नीचे जाएंगे, वहां तक आपको टेस्ट बोर करना है, उतनी डेप्थ आपको टेस्ट बोर की रखनी है। अब ये हमारे पास बोर्ड के हिसाब से चीजें दी हुई हैं, इनको फॉलो बहुत रेयर केस में ही कर पाते हैं हम, वो 1.5 गुना वाला ही सिस्टम ज्यादा चलता है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सरफेस कंडीशन दी है पुअर एवरेज गुड। अगर पुअर है तो क्या बता रहे हैं, मीटर्स में देख रहे हैं हम, मीटर वाला दैट इज 6 इंटू एस टू द पावर 0.7 प्लस डी। तो 6 इंटू एस, एस क्या है, नंबर ऑफ स्टोरीज, मल्टी स्टोरी की बात करें तो एस इज नंबर ऑफ स्टोरी टू द पावर 0.7 प्लस डी। एवरेज के केस में 5 एंड गुड के केस में 3। अगर सरफेस कंडीशन अच्छी है तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें कोड के अकॉर्डिंग चीजें बताई हुई हैं, बट अगेन मैं कहूंगा कि हम 1.5 वाला ही सिस्टम ज्यादा फॉलो करते हैं। देखिए डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन एट द स्टार्ट ऑफ वर्क, आईएस कोड के हिसाब से 2 पॉइंट क्लॉज नंबर 2.3.2.1 बताता है आइसोलेटेड स्प्रेड पुटिंग है तो 1.5 डी, जो अभी बात करी हमने। और फोर्थ वन देखेंगे पाइल एंड वेल फाउंडेशन, अगेन 1.5 डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइल बिलो द बॉटम ऑफ द पाइल, मतलब बॉटम से 1.5 गुना आपको नीचे जाना है डेप्थ की, जहां तक बात है आईएस कोड की यही बोलता है। अब फील्ड टेस्ट की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ बोर्ड्स करने हैं, कितनी डेप्थ पर करना है, ये हमने देख लिया। अब हमें फील्ड पर टेस्ट करना है। फील्ड टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा होने वाला टेस्ट आज की डेट में जो है वो है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। पहले प्लेट लोड टेस्ट काफी होता था, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थे, डिसएडवांटेज, इसलिए अब हम एसपीटी पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके एडवांस भी आ गया है सीपीटी, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्ट, बट एसपीटी हम अभी सबसे ज्यादा यूज जो हो रहा है दैट इज एसपीटी। अब एसपीटी से रिलेटेड चीजें हम आगे देखेंगे। इन सिटू टेस्टिंग में देख लेते हैं कि व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अनडिस्टर्ब सैंपल, अनडिस्टर्ब सैंपल नहीं निकाल सकते। अच्छा, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब क्या होता है ये भी मैं आगे बता रहा हूँ अभी। कोहेजनलेस सॉइल एंड सेंसिटिव क्लेस, इन दो केसेस में हमें इन सिटू टेस्ट करना ही पड़ता है। इंस्टीट्यूट टेस्ट कौन कौन सा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, दैट इज सीपीटी। वेन शियर टेस्ट भी है, वेन शियर टेस्ट सॉइल सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज होता है, बट इन तीनों में मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि सबसे ज्यादा कॉमन जो है दैट इज एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की यूज हो रहा है। कोन पेनिट्रेशन एडवांस है, उसकी मशीनरी हैवी है, थोड़ा महंगा है, इसलिए अभी नहीं यूज होता ज्यादा। वी आर जनरली वर्किंग ऑन एसपीटी। एसपीटी क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। एसपीटी में जो हैमर यूज होता है दैट इज 63.5, ये आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा, इस पे मैं ज्यादा नहीं भी बताऊंगा तो चलेगा। ऑल्दो दीज ऑल स्पेसिफिकेशंस आर अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। तो हैमर का जो वेट है 63.5, फ्री फॉल हाइट जिससे गिरता है वो 30 इंच या 76 सेंटीमीटर। ड्राइवर सैंपल ओवर 18 इंचेस, ये सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात है कि 18 इंच आना है, तो 6 के इंटरवल में हम जाते हैं, 6 इंच 6 इंच 6 इंच। तो ऊपर का जो 6 इंचेस होता है, ये 15 सेंटीमीटर होता है, उसकी वैल्यू हम नहीं लेते हैं। जो दूसरे 6 इंचेस है उसकी वैल्यू हम लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं एसपीटी नंबर, एन एन वैल्यू इसको बोलते हैं। एसपीटी टेस्ट करने का मेन पर्पस यही है कि हमें एन वैल्यू पता करें। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिससे कि आपको बता रहा है कि एसपीटी हम कैसे करते हैं। ये आपको बुक्स में भी अवेलेबल है, नेट हर जगह दिखता है। तो ये जो सेटअप है एसपीटी का है, इसमें नीचे जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं स्पिट स्पून सैंपलर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आप मैंने बताई कि वेट कितना है, फ्री फॉल कितना है, उसी को ये डायग्राम में शो कर रहा है। अब टाइप ऑफ सैंपल की बात करें तो डिस्टर्ब सैंपल एंड अनडिस्टर्ब
सैंपल, डिस्टर्ब सैंपल हमें ऑब्वियसली सॉइल है उसको अनडिस्टर्ब निकालना बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप सॉइल को जैसे भी थोड़ा भी टेस्ट के लिए जाएंगे या सैंपल लेने जाएंगे तो इट विल गेट डिस्टर्ब, सॉइल कभी भी अनडिस्टर्ब हो ही नहीं सकती। तो डिस्टर्ब सैंपल तो हमें क्या होता है कि ऊपर से मिल ही जाते हैं, उनको निकालने के तरीके ऑगर या थिक वॉल सैंपलर से हम निकालते हैं। और ये क्यों किस काम में आते हैं, वाटर कंटेंट निकालने के काम में या फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज कॉम्पैक्शन टेस्ट में हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अनडिस्टर्ब सैंपल निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बाकी चीजें तय करता है, बाकी प्रॉपर्टीज तय करता है, क्योंकि हम सिर्फ इंडेक्स प्रॉपर्टी से किसी भी सॉइल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अच्छा, सॉइल को कभी भी जब आप लैब में लेकर आते हैं तो बहुत प्रिकॉशन के साथ लाना है, उसके लिए भी आईएस कोड की गाइडलाइंस हैं, वो इसमें नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जब भी आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो इट हैज टू बी रैप्ड इन प्लास्टिक बैग्स और 3 लेयर में करना है। इतना नहीं होता एक्चुअल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, एक पॉलिथीन बैग में प्लास्टिक बैग में रख देते हैं, बट आईएस कोड कहता है कि जब भी आप सैंपल लाएंगे तो उसको 3 बैग में लेयर करके लाना है। ठीक है, तो जो भी सैंपल आप ला रहे हैं वो साइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए लैब में भी, तब जाके जो उसका आप टेस्ट कर रहे हैं जो भी डिटरमाइन करते हैं वो आपको सही मिलेगा। अगर बात करें अनडिस्टर्ब सैंपल की यूडीएस की, तो फिर ये हम निकालते हैं विथ थिन वॉल सैंपलर 75 सेंटीमीटर डायमीटर है, विद द हेल्प ऑफ हैंड या फिर जैक से हम निकाल सकते हैं इसको। हार्ड स्ट्रेटा अगर है तो मंकी, हार्ड स्ट्रेटा के लिए मंकी यूज होता है, सॉफ्ट क्ले और सिल्टी सॉइल के लिए यूडीएस इज ऑब्टेन्ड बाय पिस्टन सैंपलर। ये अलग अलग तरीके के सैंपलर हैं जो कि अलग अलग सॉइल में यूज होते हैं, हार्ड के लिए मैंने मंकी बताया और सॉफ्ट सॉइल और सिल्टी के लिए पिस्टन सैंपलर है, ये आईएस कोड के ही द्वारा बताया गया चीज है। अब इन सैंडी सॉइल बिलो वाटर टेबल, वाटर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। ओके, Aman sir, टाइम थोड़ा कम बचा है। हाँ Aman sir, जी sorry to disturb you. Only जी 8 to 7 minutes left. सर इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको के हिसाब से जो बता देता हूँ। इन बस सैंडी सॉइल वाटर टेबल अगर आ रहा है तो ये देखिए क्योंकि किन तरीके के सैंपल हम यूज करते हैं, सैंपलर यूज करते हैं, वो जानना थोड़ा सा जरूरी है। पीछे की स्लाइड में मैंने 2 चीजों के लिए बताया, अगर सैंडी सॉइल है वाटर टेबल है तो फिर एयर सैंपलर यूज होता है। अब ये क्यों कर रहे हैं ये चीजें, यूडीएस किसी इस काम में आता है शेयर निकालने के कारण के काम में, कंसोलिडेशन और परमिटिविटी टेस्ट के कारण इसमें काम आता है। अब एसपीटी के लिए मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्प्लिट स्पून सैंपलर। इसका आईएस 2132 हमें गाइडलाइन देता है कि क्या करना है। जैसे कि बताया था कि 3 लेयर में करते हैं, 6 इंचेस या सेंटीमीटर की बात करें तो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ऊपर का 15 सेंटीमीटर हम नहीं लेते हैं, दूसरा 15 सेंटीमीटर और तीसरा 15 सेंटीमीटर लेते हैं। अब ये जो 15 सेंटीमीटर जाने में जितना नंबर ऑफ ब्लो लगेगा वो कहलाता है एसपीटी वैल्यू। मतलब 150 के बाद 150 से 300 एंड 300 से 450 तक उस सैंपल को जाने में जितने नंबर ऑफ डोज लगेंगे दैट इज एन वैल्यू। एन वैल्यू ही हमें सारी चीजें आगे डिसाइड करती है। एन वैल्यू को हम 2 चीजों के लिए करेक्ट नहीं करते हैं, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है, अगेन आईएस कोड द्वारा दिया गया है, और ओवरबर्डन प्रेशर के कारण भी एक करेक्शन किया जाता है, ये भी आईएस कोड द्वारा दिया गया है। एन वैल्यू एसपीटी क्योंकि हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, एन वैल्यू की एक लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 85 to 90% ऑफ कन्वेंशनल फाउंडेशन डिजाइन इज मेड यूजिंग द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एन वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 85 से 90% कन्वेंशनल फाउंडेशन जो डिजाइन होते हैं वो एसपीटी के एन वैल्यू पर ही होते हैं, और एसपीटी की एन वैल्यू जो है वो कोरिलेट करती है, ये भी कोरिलेशन हमें आईएस कोड में दिया है, यूनिट वेट के साथ, रिलेटिव डेंसिटी के साथ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पाई, एंड UCS अनग्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये एन वैल्यू के कोरिलेशंस हैं, हमारी एन वैल्यू क्या आ रही है उसके से कोरिलेट करते हैं, जैसे सॉइल डिस्क्रिप्शन अगर फॉर एग्जांपल इट इज 0 to 10 तो लूज सॉइल है, 10 से 30 मीडियम है, ये मैं कोहेजन लेस के लिए बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में कोहेजन लेस है, राइट साइड में कोहेजन के लिए सारी वैल्यूज लिखी हुई है। रिलेटिव डेंसिटी वेरी करेगी, अगर पहला वो देखते हैं तो 0 to 10 सॉइल लूज है, रिलेटिव डेंसिटी 0 से 35 है, एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इंटरनल फ्रिक्शन 25 से 30 डिग्री होगा। सेम गोज फॉर द कोरिलेट सॉइल, ये सारी चीजें हमें
दी हुई है, हम इन रिलेशंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं सीपीटी के ऊपर। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, जैसा कि मैंने बोला था कि ऑल्दो इट इज काफी पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए या यूज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हैवी मशीनरी है, महंगा काम है। हम जब एसपीटी करने में ही खर्चा बचा रहे हैं, तो फिर सीपीटी जाने पे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है। सीपीटी की बात करें तो मैकेनिकल भी मोड होता है कौन पेनिट्रेशन का। ये पेनिट्रोमीटर है जो कि अंदर जाता है। ये उसका एक फिगर आप देख सकते हैं कि एक असेंबली होती है, ट्रक होता है इसका। इससे नीचे आप जाते हैं और टेस्ट करके आते हैं। ये सीपीटी ट्रक है जिससे कौन पेनिट्रोमीटर नीचे जाता है। अब ये मेजर क्या करता है? कोन रेजिस्टेंस एंड स्लीव रेजिस्टेंस। कोन मतलब जो सेंटर में, और स्लीव मतलब जो आउटर पेरिफेरी पर रेजिस्टेंस आ रहा है। दो चीजें हमें सीपीटी बताता है, कोन रेजिस्टेंस और आउटर पेरिफेरी पर स्लीव रेजिस्टेंस। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हैं। ये दो चीजें बता रहा है, साइड फ्रिक्शन एंड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। जैसे जैसे अलग अलग डेप्थ के साथ देखिए, डेप्थ के साथ ये देखिए अलग अलग लेयर्स हैं। अलग लेयर्स पर अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे स्ट्रेटा चेंज होगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो सीपीटी हमें साइड रेजिस्टेंस और दो तरीके के रेजिस्टेंस बताता है, जिसको हम आगे अपने कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। अगेन ये फ्रिक्शन रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। कोन बेयरिंग से हम बताते हैं कि सॉइल किस तरीके की है, और स्ट्रेटा हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद है रेन शेयर टेस्ट। रेन शेयर टेस्ट मेनली सॉफ्ट सॉइल के लिए हम यूज करते हैं। रेन शेयर टेस्ट पर अभी मैं नहीं जाता हूँ ज्यादा। सॉफ्ट सॉइल के लिए होता है, बस इतना ध्यान रख लेते हैं। ये इसका जो डिवाइस है ऐसे ही कुछ दिखती है, और ये इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज हमें आईएस कोड ने ही दिए हैं, इनको हम यूज करते हैं और सॉफ्ट सॉइल की स्ट्रेंथ पता करते हैं। इसके बाद ये थोड़ी सी स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वाटर टेबल एनकाउंटर होता ही होता है। और वाटर टेबल, जैसा कि हम जानते हैं कि पानी हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है, तो वाटर टेबल को कैसे देखें? तो ग्राउंड वाटर लेवल मस्ट बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग टेक्निकल एक्सप्लोरेशन, मेजर्ड एट टाइम ऑफ ड्रिलिंग एंड लेटर। हमेशा ध्यान रखेंगे जब ड्रिल कर रहे हैं तब भी देखना है, और 24 आवर बाद जाके भी देखना है सेम लोकेशन पर। क्योंकि सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी 24 घंटे बाद या फिर एक हफ्ते बाद ही चेंज होती है, पता दिखती है। तो एंड कैन बी accomplished by leaving selected soil boring open। मतलब जहाँ पर हमने टेस्ट किया था, या तो उधर ही पर देखें, या फिर हम पीजोमीटर इंस्टॉल करके भी वाटर टेबल को देख सकते हैं। बट देखना दो बार है, जब कर रहे हैं तब, और एक 24 घंटे बाद या फिर एक हफ्ते बाद। सीपीटी एसपीटी, ऑब्वियसली सीपीटी थोड़ा सा एडवांस है, तो एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसा कि इट डज नॉट गिव सैंपल नहीं देता है, जाता है टेस्ट करता है, बताता है हमें ग्राफ पर चल जाते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम फिर डिसाइड करते हैं। हमें सैंपल नहीं मिलता सीपीटी केस में। एंड इट विल नॉट वर्क विद सॉइल विद ग्रेवल एंड नीड टू मोबिलाइज अ स्पेशल ब्रेक। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस भी हैं बिकॉज इट इज एडवांस। सीबीआर की बात करें, सीबीआर टेस्ट हम सब जानते हैं, आईएस कोड 2720 पार्ट 31 हमें बताता है आईएस कोड सीबीआर के बारे में। सीबीआर मेनली हम करते हैं सबग्रेड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए। सबग्रेड की स्ट्रेंथ इन केस ऑफ रोडवेज, पेवमेंट दैट इज, एंड रनवे, इनके लिए हम इसको देखते हैं। प्लेट लोड टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ करता था, आईएस 1888 1982 हमें बताता है प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। लेकिन अब थोड़ा सा इसको कम कर दिया गया है। क्यों? लिमिटेशंस क्या है द टेस्ट? क्योंकि इसमें हमें टेस्ट फिट खोजना है और उसमें अपना सेटअप जमाना है, तो हम डेप्थ पर नहीं जा सकते। जब तक हम डेप्थ पर नहीं जा सकते तो हमारे किसी काम का नहीं। तो प्लेट लोड टेस्ट अब थोड़ा सा कम हो गया है, एसपीटी पर हम आ गए। ये आपका इसका सेटअप है प्लेट लोड टेस्ट, आपने देखा हुआ होगा।